नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने मितान पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 आलो आंधारी पाठ बताने जा रही हूँ, जो कि बेबी हालदार द्वारा लिखा गया है। बेबी हालदार, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत छोटी ही उम्र में इनका विवाह इनसे दोगुनी आयु के व्यक्ति से हो गया था। इनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और विवाह के 12-13 वर्षों बाद ही पति के अत्याचारों से आहत होकर ये अपने 3 बच्चों के साथ पति का घर छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई थी और कुछ समय पश्चात ये गुड़गांव चली आई। बांग्ला में लिखी एवं हिंदी में अनुदित आलो आंधारी इनकी एकमात्र पुस्तक है। एक घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत बेबी हालदार ने आत्मकथा आलो आंधारी के माध्यम से लेखन के क्षेत्र में एक ऐसी यात्रा प्रारंभ की कि जो यथार्थ की आंच से तपते उस रेगिस्तानी जीवन की है, जिसमें पति की ज्यादतियों से तंग आकर वह अंत में अकेली अपने जीवन की कठोर सच्चाई है, जो यथार्थ है, उसका सामना करती है। पिछले भाग में मैंने बताया था कि किस तरह से वह अपना पति को छोड़ करके अपने 3 छोटे बच्चों के साथ किराए के घर में रहने लगती है और एक अकेली औरत का इस तरह से रहना, तो आस पड़ोस सभी जान पहचान के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और उससे अनेक तरह के प्रश्न पूछते हैं। यहाँ अकेली क्यों रहती हो? तुम्हारा पति कहाँ है? पति कहाँ चला गया? उसने तुम्हें क्यों छोड़ा? उसी के सामने फिर उसे जगह जगह जब वह काम ढूंढने निकलती है तो लेखिका की पहचान सुनील नाम के 30-32 साल के युवक से होती है और वही उसको एक कोठी में ले जा करके उसे काम दिला देता है। वहाँ पे काम करने के पश्चात लेखिका काम करती रहती है और वह उसका बहुत ध्यान देते हैं। वह कहती है कि जब उसने वहाँ काम शुरू कर लिया था वह उसका ध्यान भी रखते थे। तो वह बताती है, अपनी आत्मकथा में आगे बताती है कि मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर आना पड़ता था। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती और वही सब काम वहाँ जाकर करती। साहब कहते तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिससे मैं जान जाती कि उनके मन में मेरे लिए माया है। वह जब वहाँ पहुँची थी तो उन्हें जो उनके साहब थे वह उन्हें देखकर समझ आती थी कि वह उसे कुछ मानते हैं और जो है उसकी देखभाल करते हैं। देखभाल करने के साथ ही साथ उसके साथ जो वह घरेलू काम करती थी तो उसके कहीं जाले निकालने लग जाते थे और कभी जो है बर्तन पोंछने लग जाते थे। मतलब उसके साथ में कार्य करते रहते थे कि कहीं इसके लिए काम ज़्यादा न हो जाए। बीच बीच में वह उससे प्रश्न पूछते थे, लेकिन बड़े संकोच के साथ कि कहीं बेबी को किसी बात का बुरा न लग जाए, और पूछते थे कि यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं तो तुम कहीं और काम नहीं करोगी, क्योंकि बेबी मुझसे बार बार कहती थी कि इतने में उसका गुजारा नहीं चलता। उसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, उनका पालन पोषण करना है, तो अगर कहीं और काम मिल जाए तो वह उस काम को कर लेगी। तो यही बात सुन करके वह उससे पूछते हैं कि अगर वो ही उसकी मदद कर दे, वो कहीं और काम तो नहीं करेगी। यह बात सुनकर के वह सोचती कि ये मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितना मुझे चाहते हैं। फिर भी वो बार बार उससे वही प्रश्न करते थे। बेबी उन्हें कुछ नहीं बताई। वो एक दिन कहे कि बेबी, मैं तुम्हारा बाप, भाई, माँ, बंधु सब कुछ हूँ,
यह कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ साफ बता सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुककर उन्होंने फिर कहा, देखो मेरे बच्चे मुझे तातुश कहते हैं, तुम भी मुझे वही कहकर बुला सकती हो। उस दिन से मैं उन्हें तातुश कहने लगी। जब बेबी उस घर में काम करने लगी, जो कि तातुश जिनका नाम था, तो उनकी आत्मीयता धीरे धीरे इस तरह से बढ़ने लगी। वह बेबी को अपनी बेटी के समान मानते थे और वह उससे कहे कि घर के माहौल के जैसे, वो कहते मेरे बच्चे मुझे तातुश कहते हैं तो तुम भी मुझे तातुश कहकर बुला सकती हो, क्योंकि तुम मेरी लड़की जैसी हो, इस घर की लड़की हो। यह कभी मत सोचना कि तुम पराई हो। वहाँ कोई भी मेरे साथ पराई जैसा व्यवहार नहीं करता। तातुश के 3 लड़के थे। उस समय तक मैंने एक ही को देखा था और वह उनका सबसे छोटा लड़का था। उसके मुंह में जैसे जबान ही नहीं थी। मैं किचन में ही सारा काम कर रही होती, तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे न कहकर वह स्वयं ही अपनी चाय बना लेता। उसकी आदत थी कम बोलने की। मुझसे तो क्या, वह किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। तातुश ने एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है। उन्होंने कहा, मेरा बड़ा लड़का यानी कि तुम्हारा बड़ा भाई। वह उसको लड़की के समान मानते थे। तो वो यही कहते हैं कि अगर मेरा लड़का आ रहा है तो वो तुम्हारे भाई, बड़े भाई के जैसा है। तातुश की इस तरह की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं सोचती कि सचमुच ही वह मुझे बहुत चाहते हैं। 2 दिन के बाद मैं सवेरे काम कर रही थी तो तातुश ने बुलाकर कहा, बेबी तुमने क्या घर बदल लिया है? मैंने हाँ कहा तो वह बोली, तुमने घर बदला और मुझे बताया तक नहीं। मुझे चुप देख उन्होंने कहा, यह तुमने ठीक नहीं किया, यह तुमने ठीक नहीं किया बेबी। मैंने सोचा कि सचमुच ही मुझसे भूल हो गई, एक बार बताना तो चाहिए था। बेबी क्या सोची कि मुझे उनको बताना चाहिए था। मेरे न बताने पर उन्हें दुख हुआ, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आया कि उन्हें यह पता कैसे चला। फिर उन्होंने खुद ही बताया कि सुनील ने उन्हें बताया था। मैं अभी सोच ही रही थी कि सुनील को कहाँ से पता चला होगा कि तातुश ने फिर कहा, सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था। वहाँ तुम्हें न देख उसके आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि तुम कहीं और चली गई हो। तातुश ने आगे बताया कि सवेरे वह दूध लेने गए थे तो वहाँ सुनील मिला था। उन्हें देखकर सुनील ने पूछा था कि बेबी क्या आपके यहाँ काम नहीं करती? तातुश के पूछने पर वह ऐसा क्यों सोच रहा है? सुनील ने कहा था कि बेबी अब वहाँ नहीं रहती जहाँ पहले रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि वह शायद अब आपके पास नहीं है। सुनील ने तातुश से पूछा कि जब बेबी ने घर बदल दिया है तो हो सकता है कि उसने अपना काम भी बदल दिया हो। तातुश बोले कि अगर सुनील मुझे नहीं बताता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे यह सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच मुझसे गलती हुई। वह थोड़ी देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, फिर पूछा, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी? मैं बोली, ऊपर डस्टिंग कर रही थी। वो बोले, तो जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने ऊपर चली गई। वहाँ एक कमरे में 3 अलमारियाँ किताबों से भरी थी। उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में यह बात उठती कि उन्हें कौन पढ़ता होगा। बेबी हलदार जो कि दिन रात काम करने पे लगी हुई है, घरेलू काम कार्यरत है, तो जब वह उनके कमरे में डस्टिंग कर रही होती है, जहाँ सारी किताबें अलमारियाँ किताबों से भरी पड़ी थी, तो उन्हें उसके मन में एक कौतूहल सा जगता था, इतनी सारी किताबें इनको कौन पढ़ता होगा। और कभी कभी वो कहती हैं कि 2-1 किताबें खोल कर भी देखी। एक दिन मैं उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी कि तातुश वहाँ पहुँच गई। उन्होंने देखा कि मैं बांग्ला की कोई किताब उलट रही हूँ। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं सवेरे काम पर आई और चाय बनाकर उन्हें देने गई तो उन्होंने पूछा, तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो? सुनकर मैं मन महसूस कर रही, अर्थात मन में सोचने लगी कि मैं क्या बताऊँ, और एक ऊपरी हंसी हंसकर जाने लगी कि इस बात का वो क्या जवाब देती।
मैं बोली, झूठ क्यों कहूँ, एकदम नहीं जानती, लेकिन वह जानना नहीं के बराबर ही है। तब उन्होंने पूछा कि फिर भी तुम कहाँ तक पढ़ी हो? मैं बोली, 6ठी 7वीं तक। उतनी पढ़ाई किस काम की? मुझे लगा मेरी बात सुन तातुश कुछ सोचने लगे। उस दिन उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन जब बेबी उनके घर में गई तो वैसे ही उनके चेहरे पर सब समय जैसे हंसी ही रहती थी। तो देखकर लगता कि उनके मन में गुस्सा है ही नहीं। बोलते भी वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता थे। उन्हें देख मुझे श्री रामकृष्ण याद आ जाते थे। मैं उनसे बातें करने लगती तो फिर वहाँ से उठने की मेरी इच्छा नहीं होती। और एक बार बातें शुरू हुई नहीं कि वह इधर उधर की न जाने कितनी बातें मुझे बताने लगती। मैं तातुश के पास खड़ी यही सब सोच रही थी कि हठात वह बोले, हठात जबरदस्ती वह बोले, उनसे पूछने लगे, अच्छा बेबी, तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है? मैंने उनकी ओर देख हंसते हुए झट से कहा, हाँ कही तो है, जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरदचंद्र, सत्येंद्र नाथ, सुकुमार राय। मैंने इन लोगों के नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातुश मेरे सिर पर हाथ रख मुझे आश्चर्य से ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि इतने सारे जो नाम थे, जो साहित्यकार थे, उन लेखकों के नाम उसने बता दिए थे। कुछ क्षण बाद वह बोली, तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक है? मैंने कहा, शौक होने से क्या? पढ़ने लिखने के शौक होने से क्या है, क्योंकि अब तो पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही। तो उन्होंने कहा, होगा क्यों नहीं, मुझे को देखो, मैं अभी तक पढ़ता हूँ। तुम्हें क्या पता नहीं कि मैंने इतनी किताबें क्यों रख छोड़ी हैं? मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? और उन्होंने फिर कहा, तुम जरा मेरे साथ ऊपर चलो। और मुझे ले जाकर उन्होंने अलमारी से एक किताब निकाली और कहा, बताओ तो यह क्या लिखा है? मैंने देखकर सोचा, पढ़ तो ठीक ही लूँगी। फिर सोचा गलती हो गई तो वो अपने मन में संकोच कर रही थी कि वो मुझे अपने सामने पढ़ने के लिए कह रहे हैं, पर कहीं मैंने गलत पढ़ लिया तो सोचने लगी कि मैं कह दूँ कि मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता। तातुश मेरे मुँह की ओर देखती ही जा रही थी। उन्होंने कहा, पढ़ो ना, कुछ तो पढ़ो। तब मैंने बोल ही दिया, आमार मेरे बेला तस्लीमा नासरी। तातुश बोले, तुम यही सोच रही थी न कि कहीं गलती तो नहीं हो गई? मैं हंसने लगी। वह बोले, किताब तुम ले जाओ, घर पर समय मिले तो पढ़ना। मैं किताब लेकर घर चली आई और रोज उसमें से एक दो पेज कर पढ़ने लगी। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठती तो आसपास के लोग देखकर आपस में न जाने क्या बातें करते। उन्हें लगता कि घरेलू नौकरानी पढ़ाई कर रही है। मैं उनकी बातें अनसुनी कर देती। किताब पढ़ने से पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह दूर होने लगी। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिनों बाद तातुश ने ये पूछा, तुम जो किताब ले गई थी उसे ठीक से पढ़ तो रही हो? मैंने हाँ कहा तो वह बोले, मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा हूँ, तुम उसका इस्तेमाल करना, समझना कि वह भी मेरा ही एक काम है। तातुश ने कितनी समझदारी के साथ बेबी को यह कहा कि मैं तुम्हें जो काम दूंगा वह काम तुम ये समझ के करना कि वह मेरा ही काम है। उन्होंने अपनी लिखने की टेबल के कार्ड ड्रॉर से एक पेन और कॉपी निकाली और बोले, इस कॉपी में तुम लिखना। जो देखो कि उन्होंने किस तरह से बेबी के एक लेखन की तरफ उसका झुकाव हुआ। उन्होंने एक कॉपी और पेन निकाल कर उसको देखा और कहा कि तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। होश संभालने के बाद से अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद आई सब इस कॉपी में रोज थोड़ा थोड़ा लिखना। पेन और कॉपी हाथ में लिए मैं सोचने लगी कि इसका तो कोई ठिकाना नहीं कि जो लिखूंगी वह कितना गलत या सही होगा। तातुश ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या सोचने लगी? मैं चौंक पड़ी, फिर बोली, सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं, क्योंकि इतने दिन उसको हो गए थे पढ़ाई छोड़े हुए, तो वह थोड़ा हिम्मत साहस नहीं कर पा रही थी। वह बोले, जरूर लिख सकोगी, लिख क्यों नहीं सकोगी? जैसे भी बने वैसे लिखना, जैसे तुम लिख सकती हो वैसे ही लिखना। तो इस तरह से बेबी हालदार का वह पहला कदम था जब तातुश ने उन्हें कॉपी
और पेन ली और कहा कि घर में जाकर या जब भी तुम्हें समय मिले कुछ न कुछ लिखती ही रहो। जो भी तुम्हारे मन में आए, तुम्हारे अपने जीवन की जो भी घटनाएं हैं वह तुम इसमें लिख सकती हो। तो वह इस तरह वह पहले कदम से उन्होंने इस तरह बढ़ाया है। बच्चों, अब मैं अपना पाठ यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। अपने अगले भाग में मैं इसकी आगे की कहानी आपको बताऊँ।